नमस्कार, मैं हूं आसित प्रकाश और आप देख रहे हैं द टोटल 7। एक सप्ताह पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देशवासियों को सेना बहाली के एक नई योजना से मुखातिब करवाते हैं। उस नई योजना का नाम अग्निपथ दिया गया है। उस योजना के तहत जो भी देश के नौजवान सेना में भर्ती किए जाएंगे, उसे अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अग्निपथ पर चलकर देश के लिए जो अग्निवीर निकलेंगे वह देश की सेवा करेंगे। पर इतनी अच्छी बात होने के बावजूद देश में इस योजना के खिलाफ उसके दूसरे दिन ही एक बवाल सा मच गया। लोग सड़क पर उतर गए, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, हिंसात्मक प्रदर्शन। और उसमें टॉप पर जो था वह बिहार राज्य। ट्रेनें में आग लगा दी गई, ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। स्कूल बसों पर पथराव की गई। 3 दिनों तक बिहार के अंदर इस हिंसात्मक प्रदर्शन की वजह से इंटरनेट सेवाएं ठप रहीं। जब कभी भी कोई कानून हमारे देश के अंदर आता है तो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों होती हैं। एक तरफ से आलोचना होता है तो वहीं दूसरी तरफ तारीफें भी की जाती है। इस योजना को भी लाने के बाद देश हित वाले मीडिया, राष्ट्रवादी मीडिया ने कहा कि योजना क्रांतिकारी है, बहुत अच्छा योजना है। इसी तरह की मसाले के साथ मीडिया ने पेश किया। जब योजना इतनी अच्छी थी तो फिर देश की सड़कों पर युवा क्यों आए, प्रदर्शन क्यों हुआ? सबसे पहले तो इस अग्निपथ योजना को पूरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए समझाते हैं आपको सबसे पहले कि अग्निपथ योजना पूरी तरह से क्या है। इससे अग्निवीरों की जो सेना में सेवा देने की अवधि होगी कितनी होगी और उसके लिए उनका सैलरी क्या होगा, सारे चीज़ों से आपको अपडेट करता हूं। हमारे साथ बने रहिए। अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्षों के लिए अब सेना में अग्निवीरों की भर्ती होगी। बहाली प्रक्रिया एकदम वही होगा जो पहले होता था। बस यही है कि पहले 15 वर्षों के लिए सेना में आप चुने जाते थे, जो अब आप 4 वर्षों के लिए चुने जाएंगे। 4 वर्षों के लिए ही क्यों? तो इसके लिए भी रक्षा मंत्रालय की तरफ से तीनों सेना प्रमुखों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने बताया कि सिर्फ 4 वर्षों के लिए ही क्यों, पहले तो 15 साल होते थे। सेना के अधिकारियों ने बताया कि देश की सेना बूढ़ी हो रही है। हमारे देश की सेना की औसतन आयु 32 वर्ष 33 वर्ष हो गई है। इसलिए अब सेना को यंग ब्लडेड लोगों की ज़रूरत है, यंग लोगों की। उन्होंने कारगिल कमीशन के हवाले से यह भी बताया कि कारगिल कमीशन की यह मांग रही है और यह मांग सेना के अंदर 1989 से ही उठती रही है कि देश को यंग जनरेशन वाले सेना की ज़रूरत है, जो अब हम अग्निवीर के तहत देंगे। चलिए, यहाँ तक भी हो गया, बहुत बढ़िया। जब देश की मांग है कि नए जोश जज्बे वाला अग्निवीर चाहिए देश की सेवा के लिए, तो यह मांग पूरी की जानी चाहिए। और यह मैं भी मानता हूँ कि देश में बदलाव बहुत ज़रूरत है। समय के साथ किसी भी क्षेत्र में बदलाव
होनी चाहिए, तभी देश की तरक्की भी होगी। परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब आपको बताते हैं कि इस 4 वर्षों में, पहले हमने आपको बता दिया, अब यह भी जान लीजिए कि बहाली की संख्या कितनी होगी। प्रत्येक वर्ष 45 से 50 हजार अग्निवीरों की बहाली होगी। बहाली प्रक्रिया वही होगी जो पहले हुआ करती थी, और उस 45 से 50 हजार में जो सेना देश में लिए जाएंगे 4 वर्षों के लिए, उसमें से सिर्फ 25% सेनाओं को अगले 15 वर्षों के लिए कंटिन्यू किया जाएगा, और जो 75% बच जाएंगे उस 45 से 50 हजार में, उससे अपने घर की ओर जाना होगा। उन्हें प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेंगे, CAPF उसमें जॉब मिलेंगे। वहाँ सरकार ने आरक्षण भी दे दिया है, जब बवाल पहले नहीं दिया गया था। यह भी आपको बता दूँ, पहले यह कानून अधूरा सा लग रहा था, पर जब बवाल हुआ तो किस्तों में योजनाओं को पूरा कर दिया गया कि अब हम ये भी देते हैं, अब हम ये भी देते हैं। तो चलिए फिर से वापस आते हैं, आपको समझाते हैं। और इस बहाली प्रक्रिया के तहत जो सेना बहाल किए जाएंगे, उसमें जो आयु सीमा तय की गई है वह 17 से 21 वर्ष की आयु के अग्निवीर होंगे। वही एलिजिबल हैं इसकी फॉर्म फिलअप में, वही जाएंगे उनकी बहाली प्रक्रिया में। अब आते हैं सैलरी के ऊपर, थोड़ा यह पेचीदा है। बहुत से मीडिया संस्थान अच्छा विश्लेषण के साथ यह बताते हैं कि सेनाओं को पहले वर्ष में 30,000 सैलरी मिलेंगी, पर 30,000 सैलरी है पर मिलेंगी नहीं। बात पॉकेट की होती है साहब, कि पॉकेट में कितना आएगा। जब बात पॉकेट की होती है तो पॉकेट में जो है आपको पहले साल सिर्फ और सिर्फ 21,000 दिए जाएंगे। तो 9,000 कहाँ गया? 9,000 गया आपके बैंक खाते में। जो कहे जा रहे हैं ना कि 75% जब सेना 4 साल बाद रिटायर्ड होंगे तो एक मुश्त पे पैसा मिलेंगी, वो यही 9,000 रुपये काट के आपको दिए जाएंगे। बस इतना ही नहीं है, 9,000 रुपये जितने आपके खाते से कटे, 30,000 सैलरी है जिसमें से 21,000 आपको मिल रहे हैं। 9,000 रुपये कहाँ गया? तो आपके खाते में, और उतने ही 9,000 ही आपको बैंक खाते में आपके सरकार भी डालेंगे। 9,000 आपके सैलरी से कटेंगे और 9,000 सरकार डाल रही है, यानी कि 18,000। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे वर्ष में जो आपकी सैलरी होगी वह होगी 33,000, यानी कि 3,000 बढ़ जाएगा। अब इन हैंड सैलरी की बात करते हैं। जिस प्रकार वहाँ 30,000 था तो इन हैंड सैलरी 21 था, यहाँ 33 हो गया। तो इन हैंड कितना होगा? इन हैंड होगा आपके पास 23,000, 23,000, और 9,000, 33 और 9,900 रुपये गवर्नमेंट डालेगी आपके खाते में, और उतना ही आपके सैलरी से कटेगी। थर्ड ईयर, तीसरा वर्ष, 36,500 आपके हाथ में होंगे। माफ़ कीजिएगा, 36,500 आपकी सैलरी होंगी, जिसमें से 25,580 आपके इन हैंड होंगी। 10,950 रुपये आपके काटे जाएंगे और 10,950 रुपये गवर्नमेंट डालेगी। चौथे साल सैलरी होगी 40,000, इन हैंड होगी 28,000। 12,000 रुपये गवर्नमेंट डालेगी, 12,000 रुपये आपके खाते से काटे जाएंगे। जब गवर्नमेंट के डाले गए आपके खाते में पैसे और आपके कटे हुए सैलरी में से पैसे को जोड़ देते हैं तो 4 वर्ष में पूरा होता है
10,04,400 रुपये, जो कि जब आप रिटायर करेंगे उस वक्त 4 साल के बाद जो 75% है, मैं बस 75% की बात कर रहा हूँ, उन्हें यह 10,04,400 रुपये दे दिए जाएंगे। अब आप इससे जाकर अपने गांव में, अपने शहर में कारोबार खोलिए, आपदा में अवसर, इससे आप कारोबारी बनिए देशभक्ति की भावना को लेकर। अब जो बात हो रही थी ना कि जीवन बीमा 1 करोड़ रुपए की, उसे समझाते हैं। वह क्या है? अगर किसी सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो उसे 48 लाख रुपए दिए जाएंगे। होता है कि बीमार पड़ जाते हैं, ज़्यादा बीमार पड़ने पर जब मृत्यु हो जाएगी तो उनके परिवार को 48 लाख रुपए दिए जाएंगे। और सेवा करने के दौरान, यानी कि जो सैनिक शहीद हो जाते हैं, उसे सरकार की ओर से 44 लाख रुपए दिए जाएंगे। सेवा निधि भी दिया जाएगा, यानी कि अगर नौकरी के समय, नौकरी के वक्त, यानी कि अगर कोई सैनिक 2 वर्ष के लिए नौकरी किया और उसका 2 वर्ष शेष है और उसकी 2 वर्षों में ही किसी वजह से मृत्यु हो जाती है, तो फिर भी आगे का 2 साल जो बचा हुआ था वह सैलरी उनके परिवारों को दिया जाएगा। यह सब जोड़कर हो जाता है 1 करोड़ रुपए। अब आते हैं विकलांगता पर। सेना में मिशन के दौरान या फिर किसी एक्सीडेंट में अगर कोई सैनिक विकलांग की श्रेणी में चला जाता है तो उसकी विकलांग की प्रतिशत देखते हुए उन्हें पैसे दिए जाएंगे। कितने पैसे दिए जाएंगे? अगर 100% मेडिकल रिपोर्ट में 100% विकलांगता आती है तो 44 लाख रुपये, 75% विकलांगता होती है तो 25 लाख रुपये, और 50% विकलांगता होती है तो 15 लाख रुपये दिए जाएंगे। यहाँ तक सब ठीक है। हमने पहले भी कह दिया कि देश को जब किसी चीज़ की मांग हो तो उसे दी जानी चाहिए। 1989 के कारगिल कमीशन के हवाला देते हुए सेना अधिकारियों ने कहा कि यह एक मांग थी सेना के अंदर से कि देश को एक यूथ, यंग ब्लडेड फौज की ज़रूरत है, सेनाएं बूढ़ी हो रही है। यह भी कहा गया, रिटायर्ड जो जनरल थे, जो ऑफिसर्स थे, वो भी टीवी पर बैठ के बता रहे थे कि कारगिल युद्ध के समय में जो सैनिक थे उनसे पहाड़ी चढ़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और ऐसी मिशन पर जाने के लिए यूथ लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे लाना अति आवश्यक है। ठीक है, लाया जाना चाहिए, सुधार का समर्थन भी होना चाहिए। तो वहीं जो सवाल लोगों के अंदर है उनका जवाब भी मिलना चाहिए। देशभक्ति की भावना से हम देश की सेवा तो करेंगे। देश सेवा बहुत बढ़िया चीज़ है, देश सेवा से सुकून मिलती है। लेकिन हम तो देश सेवा करने जाएंगे, हमारे परिवारों को क्या मिलेगा? हम जो अपेक्षा हम अपने देश से रखते हैं, देश की सरकारों से रखते हैं, उसे कौन पूरा करेगा? अपेक्षा क्या है वो भी आपको बताता हूँ। परिवारों को क्या चाहिए, सेना को क्या चाहिए तभी तो सड़क पर आए थे। 4 वर्षों बाद 10,04,400 रुपये लेकर जब आप घर आएंगे तो कारोबार कीजिए। क्या सभी सेना, क्या सैनिक से जो लोग 75% वापस आएंगे, क्या सभी कारोबार करेंगे? हम सभी जानते हैं कि भारत में सरहद पर वही जाता है जो गरीब परिवार से आता है, किसान परिवार से आता है। कोई बड़े लोग, किसी भी नेता या फिर सांसद के बच्चे सैनिक में नहीं जाते, यह हम सभी जानते हैं। और जो जाते हैं उनके कंधों पर जिम्मेदारियां होती हैं, बहनों की शादी होती है, माता पिता का इलाज करवाने के लिए का बोझ होता है। तो क्या यह 10,04,400 रुपये में हो जाएंगे? 4 साल बाद कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब दिए जाएंगे। कौन से जॉब दिए जाएंगे? सिक्योरिटी गार्ड के। क्या वह 4 साल जो काम उन्होंने सेना में किया वही जॉब के लिए? वैसे बहुत से प्राइवेट सेक्टर भी सामने आए
उन्होंने कहा कि ऐसा जॉब वैसा जॉब मिलेगा, पर हकीकत हम सभी के सामने है, पहले भी ऐसा ही था। पर कितनों को कौन सा जॉब दिया गया यह ब्यौरा सामने नहीं आया। 17.5 वर्ष की आयु में सेना की बहाली तय की गई है। जरा सोचिए, सेना की बहाली सिर्फ 1 वर्ष में नहीं होती है, 3 साल 4 साल लगते हैं तैयारी करने में। अगर 17.5 वर्ष की आयु रखी गई है सेना में बहाली की, तो बच्चे तैयारियां कब से करेंगे? 14 साल से, 15 साल से, जब वह क्लास 8वीं 7वीं 9वीं में होंगे। ये सभी अपने अपने में एक सवाल है, अपने आप में एक सवाल है। 4 वर्षों के बाद CAPF में जॉब मिलेंगी। पहले भी यह कहा जाता था, पहले भी आरक्षण थी, मिला कितना? 10% आरक्षण इस बार दिया गया कि 4 साल बाद जब आप आएंगे तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, मैं जॉब दे रहा हूँ। CAPF, राज्य पुलिस, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। अब बताते हैं आपको दरवाजे कितने खुले हैं, कितने बंद हैं। हमारे पास एक डाटा है, पूर्व सैनिकों को की रिजर्व सीट की तुलना में कितनी भर्तियां हुई, रिजर्व सीटों की तुलना में कितनी, जो रिजर्व पहले से भी है उसके तुलना में कितना भर्तियां हुआ, उसके बारे में मैं बताता हूं आपको। केंद्रीय विभागों में पूर्व सैनिकों की मौजूदा स्थिति, आरक्षण ग्रुप C में 10% है। कुल कर्मचारी हैं 10,84,705, और उसमें जो है पूर्व सैनिकों की भर्ती कितनी है? 10 लाख में, 10,84,705 में तो 13,976, यानी कि आरक्षण 10% और भर्तियां हैं 1.29%। ग्रुप D में 20% है आरक्षण, उसमें सैनिक हैं, कुल कर्मचारी हैं 3,25,265। पूर्व सैनिक कितने हैं? 8,642। 10% आरक्षण है और 2.66% जगह मिली है। अब आप देख सकते हैं, आधे भी नहीं, 1%, 2% आरक्षण है, 10%, और फिर भी वादे किए जा रहे हैं कि जब आप 4 साल बाद आएंगे तो आपके लिए दरवाजे खुले होंगे। आप CAPF में जाइए, 10% आरक्षण दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। ग्रुप A, कुल कर्मचारी 76,681, पूर्व सैनिक 187। ग्रुप B 61,650, पूर्व सैनिक 539। ग्रुप C 8,81,397। CAPF की मैं बता रहा हूँ, 10% आरक्षण जिसमें है। ग्रुप C 8,81,397, पूर्व सैनिक 4,146। और यह डाटा रक्षा मंत्रालय का है, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का। यूपी में सबसे अधिक पूर्व सैनिक, यूपी में सबसे अधिक पूर्व सैनिक है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, केरल से। ये है रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का डाटा, जहाँ वो 10% की बात करते हैं, वहाँ 1%, 2% सैनिक को ही लिया जा रहा है CAPF में। फिर भी यह कह रहे हैं कि हम इतना आरक्षण दे रहे हैं आपको। अब कहा जा रहा है कि राज्य पुलिस के अंदर, अब जरा सोचिए, बिहार जैसे राज्य में जहाँ पहले ही रिक्त पदे हैं, पहले ही बेरोजगारी है, क्या 4 साल बाद यकायक सभी को भर दिया जाएगा? आइए आइए आइए। और उसमें भी एक पेंच है, जो अभ्यर्थी, जो सैनिक रिटायर्ड होकर 4 साल बाद आएंगे, क्या उन्हें बस उनका चेहरा देख के जॉब दे दिया जाएगा? वो 4 साल मेहनत करके 4 साल का जॉब पाएंगे, और 4 साल बाद जब रिटायर्ड होंगे तो क्या मुंह देख के, बस फेस देख के उनको जॉब मिल जाएगा? क्या भाई आप सैनिक से आए हैं, आप बिहार पुलिस में आ जाइए? नहीं, उनका फिर से फिजिकल होगा, फिर से लिखित होगा। जरा सोचिए उनके बारे में। और जो लिखित एग्ज़ाम होगा, क्या वो 1 महीने में तैयारी हो जाएगी? वो तो 4 साल जॉब कर रहे थे, पढ़ भी नहीं पा रहे थे, उन्हें फिर से पढ़ना होगा, कम से कम 6 महीना, 1 साल, फिर फॉर्म फिलअप करेंगे, फिजिकल निकालेंगे। फिजिकल निकालने में भी समय लगता है, यह बच्चों का खेल नहीं है, नॉट अ कप ऑफ टी।
इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो क्या युवाओं को एक गहरी नदी में धकेला जा रहा है? 4 वर्ष के सेवा के बाद उन्हें नकारा जा रहा है, उन्हें नहीं देखा जा रहा है। बहुत से लोगों को बुरा लग जाता है, ठेके पर जब कहा जाता है तो यह क्या है? कॉन्ट्रैक्ट अच्छा लगता है, ठेका बुरा लग जाता है। ये सभी सवाल हैं, इनके जवाब कहाँ से मिलेंगे? हम भी तलाश रहे हैं, आप भी तलाशिए। अभी के लिए बस इतना ही।